नमस्कार। ब्राह्मी विद्यापीठ की तरफ से आप सभी को नमस्कार। देखिए, इस वक्त चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो फ्रांस की ऑफिशियल विजिट पे हैं और 2019 के बाद 2024 आने में 5 साल का लगभग गैप है और इस बीच चाइना किसी भी यूरोपियन देश को विजिट नहीं किया। उसकी जो पहली विजिट है कोविड के बाद 2019 में लॉकडाउन कोविड के बाद चाइना के राष्ट्रपति वैसे भी गिने चुने देश को ही विजिट किए हैं और उसमें से भी फ्रांस को उन्होंने यूरोप में सबसे पहला देश चुना जहां पे उन्होंने अपनी ऑफिशियल विजिट की। ये विजिट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हिस्टोरिकली 2024 फ्रांस और चाइना के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्या दोनों देशों के पुराने रिलेशंस रहे हैं, क्योंकि इनका विजिट तो ठीक है, सी जिनपिंग की विजिट मैक्रोन के साथ फ्रांस में कई मुद्दों को लेकर को तो ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकली दोनों देशों के रिश्ते क्या रहे हैं और ये वक्त ही क्यों सी जिनपिंग ने फ्रांस को विजिट करने के लिए चुना, इसे जानना पड़ेगा। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री को डिटेल में जानें, अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो 1984 एक ऐसा साल रहा है जिस साल 1984 में चाइना के साथ फ्रांस ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को उस साल इस्टेब्लिश किया था। इसके पहले चाइना के साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन होने के बाद 1984 से 2024 ये जो वक्त चल रहा है वो 2024 चल रहा है और इस डिप्लोमेटिक रिलेशन को हुए 60 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये 60 ईयर एनिवर्सरी है दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैं एक थोड़ा सा एक इंस्टांस बताती हूँ। ईयर था 2012 जब चाइना ने अपने पांडा डिप्लोमेसी के अंतर्गत फ्रांस को भेजे थे। ये जो आपके सामने दृश्य दिख रहा है ये पांडा का है और चाइना जब भी किसी दूसरे देश के साथ अपने रिलेशंस को फिर से अच्छा करने की कोशिश करता है तो उसे पांडा लीज पे देता है। वो उसको देता नहीं है, वो उसको लीज पे देता है। तो 2 पांडा चाइना ने फ्रांस को लीज पे दिया था अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए। ऐसा क्या हो गया था कि जो रिलेशंस को अच्छा करने के लिए चाइना जो है वो फ्रांस को 2 पांडा लीज पे दिया। होता क्या है, 1984 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने के बाद 1989 का ईयर आता है और आप सभी को पता है कि 1989 का जो ये ईयर है चाइना में एक बहुत ही ब्लैक ईयर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस साल तियानमेन स्क्वायर पे प्रोटेस्ट कर रहे कुछ चाइनीज के ऊपर चाइना की खुद की आर्मी ने टैंक और गोलियों से उन्हें बुरी तरीके से मारा था। मतलब चाइना की खुद की आर्मी ने खुद के लोगों को, खुद के देश के लोगों को एक तरीके से नरसंहार किया था। वहां पे गोली, बंदूक है ना, टैंक वगैरह से लोगों को मारा गया था। इस मैसेकर के बाद मैं कहूँगी ये बिल्कुल जालियांवाला बाग हत्याकांड वाला सीन था और इस मैसेकर के बाद जो चाइना की पूरे दुनिया में लगभग सभी देश उसकी आलोचना कर रहे थे और फ्रांस ने भी बहुत सारी आलोचना की और उसके बाद से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे और भी अन्य तरीके के रिलेशन वो वर्स हो गए थे, खराब हो गए थे। उसको बचाने के लिए 2012 में ये पांडा पॉलिसी अपनाई की, जो कि बहुत कामगार, मैं तो नहीं कहूँगी कि उसका कोई बहुत फर्क जमीनी स्तर पे पड़ा, क्योंकि जब आप फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस नेटो का मेंबर है, ठीक है, और यूएसए के साथ उसकी एक बहुत ही करीबी रिलेशन रहा है और वो यूरोप का एक देश है और कल्चरली इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है चाइना के साथ और वो मोर ऑफ लेस आप कह सकते हैं कि यूएसए के इन्फ्लुएंस से कभी भी खुद को बाहर नहीं निकाल सका। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जब ये विजिट हो रही थी इस साल 2024 में 2 दिन की जो ये विजिट थी, आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये विजिट जो होती है, जब भी कोई प्रेसिडेंट ऑफिशियल विजिट पे दूसरे देश के दौरे पे जाता है, उसकी सूचना दूसरे देश को लगभग 1-2 महीने या मैं कहूँ चाइना के केस में तो और भी पहले से दे दी जाती है कि हमारे राष्ट्रपति आपके देश को विजिट करने वाले हैं। ये कोई ऐसी अनप्लान्ड विजिट नहीं थी सी जिनपिंग की। उसके बावजूद 1 तारीख को लगभग विजिट के 1 हफ्ते पहले जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, वो तिब्बत के जो लीडर्स हैं उनसे फ्रांस के अंदर मिलते हैं। इसके बावजूद भी कि तिब्बत का इशू कितना ज़्यादा सेंसिटिव इंटरनल इशू है चाइना के लिए, तो तिब्बत के लीडर से वो वहाँ पे मिलते हैं और ऑन द डे ऑफ विजिट ऑफ सी जिनपिंग वहाँ पे बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे प्रोटेस्ट
फ्रांस की पेरिस की सड़कों पे देखने को मिलते हैं शी जिनपिंग के सामने, और वो लोग कह रहे होते हैं कि फ्री तिब्बत, है ना। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि तिब्बत कभी भी चाइना का पार्ट नहीं रहा है, उसे चाइना ने हड़पा हुआ है, उसको अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो इस तरीके के स्लोगन्स जो हैं वो शी जिनपिंग के सामने फ्रांस में देखने को मिलते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इसमें कोई भी सपोर्ट फ्रांस का नहीं रहा होगा। फ्रांस का ऑफकोर्स उसमें सपोर्ट रहा होगा, तभी वो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर पाए होंगे, क्योंकि जब कोई दूसरे देश का प्रेसिडेंट किसी देश को विजिट करता है, ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव, सिक्योरिटी वाइज बहुत ही सेंसिटिव इशू माना जाता है और सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ करके रखा जाता है। इस बीच ये प्रोटेस्ट सड़कों पे देखने को मिले, वहाँ पे लोग स्लोगन्स लगा रहे थे प्रॉपर फ्री तिब्बत का शी जिनपिंग के सामने। एक दौर रहा फ्रांस में जब फ्रांस के जो राष्ट्रपति एक थे फ्रांस दी गोएले, ठीक है, वो हमेशा कहा करते थे, इस बात पे जोर दिया करते थे कि वाशिंगटन मतलब अमेरिका के जो डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्शन कि अमेरिका से डायरेक्शन आएगा और वही फ्रांस फॉलो करेगा। तो फ्रांस दी गोएले इस बात को जोर देके कहा करते थे कि जो हमारी खुद की कंट्री है वो उसके पास खुद की अपने डिप्लोमेटिक पावर है और हम सिर्फ और सिर्फ वाशिंगटन यूएसए के डायरेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए नहीं बने हुए हैं। मैक्रोन, ये लगभग आप देखें तो ये 1954 1955 के आसपास की बात है और आज 2024 चल रहा है। और जो फ्रांस का इंस्टांस था डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर के दूसरे देशों के साथ, वो बहुत बदला नहीं है। मैक्रोन अभी कुछ ही दिन पहले यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करते हुए बोल रहे थे कि यूरोपियन यूनियन किसी भी तरीके से अमेरिका का वेसल नहीं है, कि जो अमेरिका बोलेगा हम वही करेंगे। अमेरिका बोलेगा कि रसिया के अगेंस्ट रहो, यूक्रेन को सपोर्ट करो या किसी और देश के साथ कोल्ड वॉर में इंगेज हो जाओ, तो हम ऐसा नहीं करने वाले। मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि फ्रांस को ही क्यों शी जिनपिंग ने अपनी विजिट के लिए चुना। अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि फ्रांस ही 5 सालों बाद डिप्लोमेटिकली, जब सिचुएशंस पूरे वर्ल्ड में इतनी ख़राब चल रही हैं, वॉर जैसी सिचुएशंस हैं, मिडिल ईस्ट में वॉर है, रसिया यूक्रेन का वॉर है, और भी तरीके की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रही है, उसके बीच में फ्रांस इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन तो जर्मनी की है, जापान की है। लेकिन फ्रांस को चुनना, ये डिप्लोमेटिक मैसेज देना दोनों देशों को, रसिया को भी और यूएसए को भी, क्योंकि फ्रांस ही कुछ एक यूरोपियन यूनियन में एक ऐसा देश है जो खुल करके इस बात को सामने आता है कि अमेरिका की डायरेक्टिव्स पे अब हम काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम एक सॉवरेन देश हैं और हमारा जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका के चलते फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो ये दोनों मैसेज है दोनों राष्ट्रपतियों के, हिस्टोरिकली और प्रेजेंट भी आप देखें, बहुत ही चुन करके शी जिनपिंग ने एक देश को पकड़ा। ये कहना कि 60 ईयर कंप्लीट हो रहे थे डिप्लोमेटिक रिलेशन के और फ्रांस से हमारा ट्रेड डील है और हम सरप्लस में हैं ट्रेड में, वाइन में ट्रेड करना है, ई व्हीकल को ट्रेड करना है, ये तो सिर्फ मुझे लगता है एक बहाना है। जो मैसेज जाना है सीधा सीधा फ्रांस के थ्रू यूएसए को, वो एक सबसे विटल मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा मैं आपको कहूँगी। अगर ट्रेड सिचुएशंस की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा ट्रेड सिचुएशन कुछ ऐसा तो नहीं है। 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फ्रांस का चाइना। अगर आप इकोनॉमिकली वाइज देखें तो जो आपका चाइना है वो 2nd बिगेस्ट इकॉनमी है दुनिया की और फ्रांस 7th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की। 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी यूरोप की है फ्रांस। और फ्रांस जो है वो थोड़ी सी एंग्लाइज चैनल, आप लोग जानते हैं ये सर्कल क्या होता है, एंग्लाइज चैनल सर्कल। ये जो एंग्लाइज सर्कल होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें 5 देश, स्पेशली कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, जापान और न्यूजीलैंड, ऐसे कुछ देश हैं जो अपने आप को एंग्लाइज चैनल के अंदर कहते हैं। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। फ्रांस थोड़ा सा इस यूनियन से अपने आप को थोड़ा सा अलग पाता है क्योंकि फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है वो फ्रेंच है ना। तो थोड़ा सा जो फ्रांस का इंस्टांस इस वक्त आ रहा है वो ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रांस अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि वी आर नॉट इन अ सेम बोट, है ना। तो इस चीज़ का फ़ायदा इस बार चाइना ने अच्छे से लिया। और ये जो विजिट रही है वो ट्रेड वाइज मैं नहीं कहूँगी किसी तरीके का कोई बड़ा MOU, कोई भी बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या ऐसा कुछ भी
साइन नहीं हुआ है, जिसकी खबर अभी तक मेरे पास रही हो। जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट मिला मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। चाइना का सरप्लस है अगेन फ्रांस के साथ, जैसा कि उसका हर देश के साथ है, तो यहाँ पे भी उसका सरप्लस ही है। और मेजर जो चीज़ें ट्रेड में जाती हैं, वाइन वगैरह ट्रेड करता है फ्रांस अपनी तरफ से, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो चाइना में मैन्युफैक्चर होती हैं वो फ्रांस में ट्रेड को आती हैं। तो ये बहुत ही मतलब बिगर मैं नहीं कहूँगी कि ट्रेड पर्सपेक्टिव से दोनों देशों का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। फाइनली अगर हम लोग आए बात करें कि क्या मतलब रिजल्ट रहा इनके विजिट का, क्या खास कुछ रहा इनके विजिट में, कुछ ऐसा क्या, तो मैं कहूँगी कि मुझे तो ऐसा पूरी विजिट को मैंने बहुत केयरफुली एनालाइज किया, तब मैं आज ये वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई कंक्रीट कंक्लूजन इनके विजिट का नहीं दिखा। इसके बाद चाइना के जो ये राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग साहब निकले हुए हैं, तो इसके बाद वो सर्बिया और हंगरी भी जाएंगे। सर्बिया और हंगरी के बारे में तो आपको बताना ही नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये दोनों देश जो हैं वो बिल्कुल यूएसए के एलाई की तरह काम करते हैं, बहुत ही करीबी देश हैं, और आप कह सकते हैं कि मोर और लेस की एक सेम तरीके की सरकार चलती है इन सभी देशों में, चाइना हो, हंगरी हो, सर्बिया हो, रसिया हो, कि है ना, कि सिर्फ एक राष्ट्रपति रहना है जी बहुत लंबे समय तक। हमारे आपस में जो रिलेशन है वो बिल्कुल फिट और टाइट रहेंगे। फ्रांस के साथ इनकी जो गठजोड़ है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस में डेमोक्रेसी है, फ्रांस में इलेक्शंस होने वाले होते हैं, और मैक्रो की जो इस बार पोजीशन दिख रही है वो इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। ऐसा मान के चला जा रहा है कि अगर इन्होंने सिचुएशन को संभाला नहीं तो अगली बार इन्हें राष्ट्रपति बनना थोड़ा सा मुश्किल नज़र तो आ रहा है। तो ये रहा टोटल मेरी तरफ से एक एनालिसिस चाइना के राष्ट्रपति का फ्रांस के विजिट पे। इसके बाद सर्बिया और हंगरी में अगर कोई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी तो मैं उसको लेकर के वीडियो ज़रूर आऊँगी। तब तक आप लोग करते रहिए पढ़ाई, और इसके अपडेट को मैंने पूरी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया, पॉइंट वाइज, फैक्ट वाइज और एनालिसिस वाइज, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी मैंने आपको दिया। मेरी तरह आपको भी शायद ये लग रहा होगा कि ये विज़िट अगर किसी और देश को रही होती, है ना, चाइना अगर किसी और देश को गया होता तो भी यूरोप से उसे कुछ भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं होता, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है वॉर की, और उसके बीच में जिस तरीके से यूरोप फंसा हुआ है, वहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि यूरोप के पास फ्री हैंड बचा है। वो दो तरफ देखता है कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे रसिया नाराज़ हो जाए, और ऐसा कुछ भी ना करे कि यूएसए नाराज़ हो जाए। वो दोनों को नाराज़ होने से बचाने में लगा हुआ है और अपने इंटरेस्ट को इस तरीके से गंवा रहा है। मुझे लगता है कि उनको अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा जिसको हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कहते हैं कि देयर इज़ अ वेरी बिग नीड टू रिफॉर्म इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, स्पेशली इन परमानेंट मेंबरशिप। जो देश हैं उनको बदलने की और सीटें बढ़ाने की और बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।